साउथ कश्मीर के शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच आज फिर मुठभेड़ शुरू हो गई। शोपियां के सुगु हनमा गांव में ये एनकाउंटर चल रहा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक गांव में 2 आतंकी छिपे हुए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर शोपियां से और हमारे सहयोगी आसिफ सुहाफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आसिफ, और क्या जानकारी, क्या अपडेट है इस वक्त? देखिए, सुगु हंदहामा ये दक्षिणी कश्मीर के शोपियां डिस्ट्रिक्ट का इलाका है, जहां पर फोर्सेस को कल देर रात मिलिटेंटों के बारे में सूचना मिली कि इस इलाके में मिलिटेंट छुपे हुए हैं, जिनकी तादाद 2 से 3 बताई जा रही है। और इसी सूचना के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने सेना और सुरक्षा बलों के साथ इस इलाके में ऑपरेशन लॉन्च किया और करीब 3 घंटे तक तलाशी कार्रवाई के बाद आखिरकार इस इलाके में मिलिटेंटों और फोर्सेस का आमना सामना हुआ, जिस दौरान मिलिटेंटों को हालांकि पहले पुलिस की तरफ से आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने वहां से फोर्सेस के ऊपर फायर खोला, जिसके बाद ये मुठभेड़ अब शुरू हो गई है। और फिलहाल दोनों तरफ की मुठभेड़ में अभी तक 1 मिलिटेंट मारा जा चुका है और 1 या 2 अभी भी यहाँ पर छुपे हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आसिफ, ये अपडेट हमें देने के लिए। 1 आतंकी के मारे जाने की खबर है और 2 आतंकी अभी भी छिपे हुए हो सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। सर्च ऑपरेशन जारी है इस वक्त। अयोध्या में आज राम जन्मभूमि परिसर में 28 साल के बाद कुबेर टिले पर स्थित शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्र गोपाल दास, उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास सुबह 8 बजे रुद्राभिषेक करेंगे। आज मंदिर के नींव के लिए पहली ईंट रखी जाएगी। तराशे गए पत्थरों से राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। तो आज का दिन एक बड़ा दिन है अयोध्या के लिए। निर्माण की प्रक्रिया के लिए आज धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन होगा और आज से मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। आज अयोध्या में शिवलिंग का रुद्राभिषेक भी किया जाएगा। कुबेरेश्वर महादेव शिवलिंग का आज रुद्राभिषेक होगा। और हमारे सहयोगी मानस श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मानस, ये आज का दिन एक बड़ा दिन है, काफी दिनों से इस दिन का इंतजार चल रहा था। निर्माण की प्रक्रिया के लिए आज धार्मिक अनुष्ठान का जो आयोजन होने जा रहा है, क्या तैयारियां हैं इसको लेकर? देखिए, जो मंदिर निर्माण का कार्य था वो लॉकडाउन के दौरान भी जारी था और 11 मई से लगातार जो श्री राम जन्मभूमि है उसके समतलीकरण का काम चल रहा था। लेकिन मंदिर निर्माण की शुरुआत से पहले एक धार्मिक अनुष्ठान की बात कही जा रही थी, तो आज कुबेर टीले पे रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया है, जिसमें अयोध्या के तमाम साधु संत इसमें भाग लेंगे। तो एक महत्वपूर्ण आयोजन है और क्योंकि समतलीकरण का काम लगभग पूरा हो गया है, अब फाउंडेशन का काम होना है, नींव पूजन का काम होना है, तो उसकी तैयारी चल रही है। उससे पहले धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया है जो कि आज शुरू हो रहा है। वहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। करीब 10 बजे के आसपास वहाँ पर ये धार्मिक अनुष्ठान रुद्राभिषेक का कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन मानस, कितने बजे ये अनुष्ठान होना है और कौन से लोग वहाँ मौजूद रहेंगे इस दौरान? देखिए, अयोध्या के जो साधु संत हैं, जो भी प्रमुख साधु संत हैं, वो सभी मौजूद रहेंगे और कुछ ही देर में ऐसा बताया जा रहा है कि 10 बजे के आसपास ये अनुष्ठान शुरू होगा। उसकी तैयारी पहले से की गई है। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जुलाई के महीने में भूमि पूजन यहाँ पर होना है और उसको लेकर के भी तैयारी चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया जाएगा। हालांकि अभी जुलाई में तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन ऐसी खबर है कि जुलाई में मंदिर निर्माण का जो कार्य है वो शुरू होगा। भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो जिसको निर्माण कार्य करना है L&T कंपनी, उनके अधिकारी वहां पर पहुंच गए और कैंप कर रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि तैयारी पूरी हो गई है और किसी भी वक्त मंदिर निर्माण का कार्य यहाँ शुरू हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया मानस आपका ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और बढ़ते अगली खबर की ओर, नए नक्शे को मान्यता देने के लिए संविधान में किए गए बदलाव पर नेपाल की संसद में मंगलवार से बहस शुरू हुई, जिसके बाद नेपाली संसद के निचले सदन ने ध्वनिमत से उस संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर दिया, जिसके तहत नेपाल का मानचित्र बदलने का मसौदा है। पारित बिल में काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताया गया है, जबकि ये भारत भूमि का हिस्सा है।
कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा नेपाल की मुख्य विपक्ष नेपाली कांग्रेस और मधेसी पार्टियों ने भी इस बिल का पूर्ण समर्थन किया है। इस मौके पर संसद को संबोधित करते हुए नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यालवी ने कहा कि भारत से सीमा विवाद के निपटारे के लिए कूटनीतिक स्तर पर बात करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। और हमारे डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजीव जी, भारत ने पहले भी कहा था कि जिन क्षेत्रों को नेपाल अपना बता रहा है, भारत उसे देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अब जब नेपाल में ये बिल पारित कर लिया गया है, भारत की क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, नेपाल जिन क्षेत्रों को अपना बता रहा है वो दरअसल नेपाल के हैं ही नहीं, वो भारत के हैं। और जाहिर है कि भारत उसे क्यों दे, लेकिन नेपाल का कल का ये प्रयास जो है वो एक तरफा कार्रवाई कही जा सकती है, क्योंकि अपने ही देश में किसी भी दूसरे देश के हिस्से का मैप बना लेना और उसे फिर पारित कर देना पहले कैबिनेट में और उसके बाद फिर संसद में, ये अपने आप में शो करता है कि भारत के साथ बातचीत जो बात अभी कही जा रही है उसे पहले करने की नेपाल ने जरूरत नहीं समझी। उन्होंने एक स्टेप ले लिया है और उस स्टेप के बाद बातचीत करने की बात वो कह रहे हैं। तो भारत किस तरह से प्रतिक्रिया देगा, क्योंकि अभी तक बातचीत के किसी भी ब्यौरे का हमारे सामने कोई खबर आई नहीं है कि बातचीत भारत और नेपाल करने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि एक शक ये हो रहा है, क्योंकि नेपाल ने कभी भी इसके पहले अपने मैप को बदलने की बात नहीं कही थी, तो कहीं इसके पीछे चीन का हाथ तो नहीं है। और क्या चीन के उकसावे पर ये सब हो रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने एक सड़क बनाई है और वो सड़क जो हम पिथौरागढ़ से लेकर वो जाती है लिपू लेक तक, और वहां से फिर आप जानती हैं उस सड़क के जरिए ही फिर उस मार्ग को जोड़ा जाता है जो कैलाश मानसरोवर की तरफ जाता है। तो उस सड़क को बनाने और उसके चालू होने के बाद से ही ये समस्या और भी ज्यादा बड़ी हो गई है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि चीन का एंगल है इसमें, और कुल मिलाकर नेपाल से भारत को इस तरह के बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। अब देखना है कि आने वाले दिनों में भारत किस प्रकार की प्रतिक्रिया देता है, लेकिन ये जरूर है कि इस पूरे मसले में चाइना का जो एंगल है वो भारत में जितने भी ऑब्जर्वर्स हैं उनको कहीं ना कहीं खल रहा है। जी संजीव जी, जैसा कि आपने भी बताया कि यहाँ पर गौर करने वाली बात एक ये है कि पहले बिल को पारित किया जाता है, उसके बाद वहाँ के विदेश मंत्री ये बयान देते हैं कि भारत के साथ कूटनीतिक वार्ता पर चर्चा होगी। इसमें यहाँ अपने आप में ये आश्चर्य की बात है। देखिए, अगर सीमा विवाद है तो सीमा विवाद के बारे में भारत से बात करनी पड़ेगी, और नेपाल तो एक ऐसा देश है, आप जानती हैं, जिसके साथ हमारे जो संबंध हैं वो संबंध किसी फायदे या नुकसान पर आधारित नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और एक तरह से संबंध हमारे जो हैं भाईचारे के हैं। और ऐसे में नेपाल का ये बर्ताव कम से कम बहुत से लोगों को भारत में भी खल रहा है, और लग ये रहा है कि किसी उकसावे में आकर के नेपाल को इससे कार्य नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और बढ़ते अगली खबर की ओर, खबर यूपी से। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने घोटाले के मास्टरमाइंड समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 अभ्यर्थी भी शामिल हैं। वहीं यूपी सरकार ने इस घोटाले की जांच एसटीएफ को सौंप दी है। वहीं पुलिस ने एक कथित टॉपर को भी गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस आज पूछताछ करेगी। बताया जा रहा है कि इस टॉपर के 150 में से 142 अंक हासिल थे और ये टॉपर देश के राष्ट्रपति का नाम तक नहीं बता पाया था। तो यूपी शिक्षक भर्ती घोटाले में एक बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है। 11 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में इस वक्त हैं, जिनसे आज पूछताछ होनी है। एक टॉपर को भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। यूपी शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में सरगना समेत 11 आरोपी हैं। इस वक्त एसटीएफ को जांच सौंप दी गई है। और हमारे सहयोगी मानस श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए हैं। मानस, जिन 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे क्या अभी तक कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पाई है? देखिए, ये पूरे मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई। हालांकि पूछताछ लगातार जारी है, लेकिन इनकी गिरफ्तारी, जो मास्टरमाइंड जो टॉपर था उसको जिसको गिरफ्तार किया गया है,
कोर्ट को चूंकि इनको पेश किया जाना है, कोर्ट को पेश करने के बाद इनसे पूछताछ भी होगी और पूछताछ लगातार जारी है। असल में ये जो कड़ियां हैं उसको जोड़ने की लगातार कोशिश हो रही है, क्योंकि जब पहले 10 लोग गिरफ्तार हुए इसमें जिनकी अलग अलग भूमिका थी उस पूरे भर्ती घोटाले में, उसके बाद जब टॉपर को पकड़ा गया तब ये खुलासा हो पाया कि दरअसल उस टॉपर को अपने देश के राष्ट्रपति का नाम भी नहीं पता है, तो आखिर उसने टॉप कैसे किया। तो ये कुछ ऐसे सवाल है जिनके जवाब यूपी एसटीएफ को तलाशने हैं और ये माना जा रहा है कि इसमें बहुत सारे लोग और भी हो सकते हैं और एक संगठित गिरोह काम कर रहा होगा। तो इसलिए एसटीएफ को जांच सौंपी गई है, क्योंकि अब सबसे पूछताछ की जा रही है और निश्चित तौर पर जब कुछ नए खुलासे होंगे, कुछ नए नाम सामने आएंगे तो उनको भी धरपकड़ होगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में अभी कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां भी इसमें होंगी और कुछ नए खुलासे भी सामने आएंगे। फिलहाल सरकार के स्पष्ट निर्देश है कि इसमें जो लोग भी दोषी हैं, जो लोगों ने इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये अपडेट हमें देने के लिए। और यूपी के टीचर फर्जीवाड़े मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में असली अनामिका शुक्ला सामने आई है। गोंडा की रहने वाली अनामिका शुक्ला ने अपने डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल होने के आरोप लगाए हैं। गोंडा बीएसए के सामने अनामिका शुक्ला पेश हुई और अपने सभी शैक्षणिक कागजात उन्होंने दिखाए। हैरानी की बात यह है कि जिस अनामिका शुक्ला के नाम पर अब तक यूपी सरकार के खजाने से करोड़ों रुपए भेजे जा चुके हैं, वो अनामिका शुक्ला आज भी बेरोजगार है। अनामिका शुक्ला ने नगर कोतवाली में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल अनामिका शुक्ला का नाम यूपी के 9 जिलों में बतौर शिक्षक दर्ज है। 13 महीनों में अनामिका के नाम से 1 करोड़ रुपए की सैलरी भी ली जा चुकी है। बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों का डेटाबेस बनाना शुरू किया था। इसके बाद विभाग को अनामिका शुक्ला का नाम 25 स्कूलों की लिस्ट में मिला था। विभाग ने तुरंत इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए थे। खुलासे में पता चला है कि अनामिका शुक्ला के दस्तावेज पर प्रदेश के कई जिलों के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कई लोगों की नौकरी चल रही थी। तो इस घोटाले की जांच अब एसटीएफ को सौंप दी गई है और अनामिका शुक्ला का आरोप है कि डॉक्यूमेंट्स गलत है। यूपी की फर्जी टीचर अनामिका मामले में ये नया मोड़ आया है और आपको अब सुनाते हैं असली अनामिका शुक्ला का क्या कहना है इस पूरे मामले पर। मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि इस अभिलेख पर बहुत से लोग फर्जी नौकरियां कर रहे हैं और मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूं। इसलिए मैं अपने समस्त अभिलेखों के साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत हुई और अपना पक्ष रखा। यूपी कैबिनेट से गोवध निवारण अधिनियम को मंजूरी मिल गई है। इस अधिनियम के तहत योगी सरकार गोवध के मामले में कड़े सजा का प्रावधान करने की तैयारी में है। प्रदेश में गाय की हत्या करने वालों पर 10 साल की जेल और 5 लाख का जुर्माना लगाने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा गाय के अंग भंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख रुपए तक जुर्माना लगेगा। गोवध का ये अध्यादेश कल यूपी कैबिनेट ने पास कर दिया है, जो अगले 2 से 3 दिनों में लागू हो जाएगा। ऐसे मामलों में दूसरी बार पकड़े जाने पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। और अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में आज से शराब सस्ती हो जाएगी। दिल्ली सरकार 70% कोरोना सेस वापस ले रही है। दिल्ली सरकार कोरोना सेस वापस तो ले रही है, पर शराब पर 5% वैट बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में पहले शराब पर 20% वैट लगता था, जो अब 25% हो गया है। दिल्ली सरकार ने 1 महीने पहले शराब पर कोरोना टैक्स लगाया था, जब लॉकडाउन के कारण उसका रेवेन्यू कलेक्शन बहुत कम रह गया था। वहीं दिल्ली में कोरोना बेलगाम हो गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1366 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 7 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ दिल्ली में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 31,309 हो गया है। दिल्ली में मौत का आंकड़ा 905 पर पहुंच चुका है। अब तक कोरोना वायरस से ठीक होकर 11,861 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है।
तो दिल्ली सरकार की कमेटी ने दिल्ली में अतिरिक्त बेड की व्यवस्था करने के लिए प्रगति मैदान सहित दिल्ली के कुछ स्टेडियम को अस्थायी अस्पताल में तब्दील करने का सुझाव दिया है। कमेटी के मुताबिक कोरोना संक्रमण का शिकार हुए मरीजों के इलाज के लिए दिल्ली में स्थित 6 स्टेडियम और व्यापारिक केंद्रों को अस्थायी अस्पताल में तब्दील किया जा सकता है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह आशंका जताई है कि दिल्ली में 31 जुलाई तक 5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। ऐसे हालात में 80,000 बेड की जरूरत पड़ेगी। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। और दिल्ली से हमारे सहयोगी पवन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पवन, दिल्ली में जिस तरह से कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और सरकार भी इस बात को मान रही है कि ये आंकड़ा बहुत आगे जाने वाला है, और ऐसे में जो प्रस्ताव दिया गया है जो स्टेडियम्स को अस्थायी अस्पताल के तौर पर बनाने का, सिर्फ स्टेडियम को अस्थायी तौर पर अस्पताल के लिए इस्तेमाल करने से नहीं होगा, इसके साथ बहुत सारी तैयारियां भी करनी होगी। मसलन वो हेल्थ स्टाफ ही क्यों ना हो, उसको लेकर क्या दिल्ली सरकार का सुझाव है? पवन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, संपर्क शायद नहीं हो पा रहा, हम दोबारा संपर्क की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बताएं कि दिल्ली में तेजी से कोरोना संक्रमण की रफ्तार जो है वो बढ़ रही है, और ऐसे में दिल्ली में बढ़ते हुए मरीजों को देखते हुए ये सुझाव दिल्ली सरकार की तरफ से दिया गया है कि अतिरिक्त बेड की जरूरत पड़ेगी, इसलिए जो स्टेडियम्स हैं उन्हें अस्थायी हॉस्पिटल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सुझाव दिल्ली सरकार की तरफ से दिया गया है। 6 स्टेडियम्स को अस्थायी तौर पर अस्पताल की तरह इस्तेमाल किए जाने को लेकर विचार किया जाए। 15 जुलाई तक 80,000 बेड की जरूरत पड़ेगी।